वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। 7वीं भूगोल, मानवीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला पाठ 9, कृषि, भाग 2। कृषि के प्रकार। कृषि शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चित्र खड़े हो जाते हैं। खेतों में लहलहाती फसल, खेतों में काम करते किसान, खेतों में सिंचाई, खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर, खाद, बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। और हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में इस तरह से पारंपरिक विधि से हमेशा खेती की जाती रही है। आज भारत में कई बदलाव हुए हैं। आर्थिक विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, तकनीकी विकास हुआ है और इन सब के चलते खेती के प्रकारों में भी बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। भारत में होती है इन 8 तरीकों से खेती। यहां पर हम देख रहे हैं। स्थानांतरित खेती, जीविका कृषि, सघन कृषि, व्यापक कृषि, बागान कृषि, व्यावसायिक कृषि, डेयरी उद्योग जो कृषि का पूरक व्यवसाय है, और मिश्रित खेती। इस तरह से कई प्रकारों से खेती होती है। ये प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। कृषि के प्रकार। कृषि के मुख्य 2 प्रकार हैं, हम देखते हैं। एक है निर्वाह कृषि, जिसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी है व्यापारिक कृषि या कमर्शियल फार्मिंग। अब निर्वाह कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पर हम किसी कृषि को निर्वाह कृषि या व्यापारिक कृषि के दायरे में खड़ा कर सकते हैं। चलो आओ जानते हैं। वैसे यदि हम शब्दों पर ध्यान दें तो हम शब्दों से ही, निर्वाह शब्द का क्या अर्थ होता है, जिससे हमारा जीवन चल सके, निर्वाह हो सके। तो निर्वहन के लिए जो खेती की जा रही है, शायद वो
निर्वहन कृषि कृषि हो, निर्वाह कृषि हो, व्यापार के उद्देश्य से जो कृषि की जा रही हो वो व्यापारिक कृषि हो। ऐसा हम नाम से थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं निर्वाह कृषि के भी कुछ प्रकार हैं। तो निर्वाह कृषि का पहला प्रकार है स्थलांतरित कृषि या स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और उसी तरह से निर्वाह कृषि का और एक प्रकार है गहन कृषि या इंटेंसिव फार्मिंग। अब है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि के भी कुछ प्रकार हैं। तो व्यापारिक कृषि के 4 प्रकार हैं। पहला है विस्तृत कृषि, दूसरा है बागानी कृषि, तीसरा है मंडी कृषि और चौथा है फलोद्यान कृषि। अब हम जानते हैं पहले निर्वाह खेती या निर्वाह कृषि के बारे में। तो इसके 2 प्रकार हैं निर्वाह कृषि के, गहन कृषि या और स्थलांतरित कृषि। गहन कृषि क्या है? गहन कृषि एक ही भूमि पर अनेक वर्षों तक की जाती है और यह इसे हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह के लिए भी करते हैं। और दूसरा है स्थलांतरित कृषि। इस कृषि में हर बार नई भूमि पर खेती की जाती है अथवा निश्चित कालावधि के बाद उसी भूमि पर फिर से कृषि की जाती है। अब यहाँ पर भी हम शब्द से ही अनुमान लगाते हैं। स्थलांतरित, जहाँ पर स्थल का अंतर हो, बार बार जगह बदली जाए, है ना, वो स्थलांतरित कृषि। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग, कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की पद्धति को गहन कृषि कहा जाता है। अधिक जनसंख्या अथवा वास्तव में भूमि क्षेत्र ही कम होने पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का परिणाम कम होता है। अब क्षेत्र कम है, कम से कम क्षेत्र में हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या हमारे यहाँ अधिक है, हमारे देश में, तो अधिक जनसंख्या है, भूमि क्षेत्र पहले से ही कम है, तो इसका परिणाम क्या होता है कि कितनी भी मेहनत की जाए लेकिन प्रति व्यक्ति कृषि जो है वो कम ही होती है। और यह कृषि जो है प्रमुख रूप से विकासशील प्रदेशों में पाई जाती है, विकासशील राष्ट्रों में पाई जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। दुनिया में यदि हम देखें इकोनॉमी के आधार पे देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, यानी विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देश वो जिनका विकास पूरा हो चुका है, और विकासशील देश मतलब जिनका विकास हो रहा है, विकास की प्रक्रिया जारी है। तो गहन कृषि जो है ये विकासशील देशों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस कृषि से मिलने वाले अनाज से केवल परिवार की आवश्यकता ही पूर्ण की जा सकती है। तो गहन कृषि में जो हमें फसल मिलती है, जो अनाज मिलता है, उससे केवल घर की आवश्यकता पूरी होती है, अपने घर की आवश्यकता ही पूरी होती है। तो इस प्रकार इस कृषि में किसान और उसका परिवार पूरी तरह खेती पर ही अवलंबित रहता है और कृषि की उपज कम होने के कारण आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक ही होती है, बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होते किसान, गहन कृषि करने वाले किसान। इस कृषि में केवल प्राणिज ऊर्जा का ही उपयोग होता है। प्राणिज ऊर्जा मतलब केवल प्राणियों का ही संसाधन के रूप में उपयोग होता है। और हम सब जानते हैं कि भारत में खेती में किस प्राणी का उपयोग होता है? यस, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हो, बैल का उपयोग होता है। और इस कृषि में खाद्यान्न के अलावा सब्जियां भी उगाई जाती हैं, यानी अनाज तो बोए जाते हैं, जैसे गेहूं है, धान है, चना, मटर, दाल, दलहन, और इसके अलावा सब्जियां भी उगाई जाती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कृषि में प्राणिज ऊर्जा का उपयोग, प्राणिज मतलब प्राणियों का उपयोग ही अधिक होता है,
उनकी ही ऊर्जा का भरपूर उपयोग किया जाता है और इस तरह की खेती में इतनी ही उपज हो पाती है कि जिससे परिवार का पेट भर सके। इस कृषि में खाद्यान्न के अलावा सब्जियां भी उगाई जाती हैं। गहन कृषि, इसे हम इसीलिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इससे केवल किसान के अपने परिवार का उदर निर्वहन होता है, सिर्फ अपने ही परिवार का पेट वो पाल सकता है। और इसमें प्राणिज ऊर्जा के अलावा आदिम औजार यानी पारंपरिक औजार और मानव संसाधन के नाम पे परिवार या समुदाय के श्रम का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। यानी प्राणी संसाधन, मानव संसाधन और पारंपरिक औजार, जैसे क्या खुरपी है, हल है, फावड़ा है, कुदाल है, इन्हीं का उपयोग इसमें होता है। फसल काटने के लिए हंसिया का प्रयोग होता है। तो इस तरह से पारंपरिक औजारों का इसमें उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि यह खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। गहन कृषि, हमने देखा गहन कृषि जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। सिर्फ परिवार का ही पेट पल सके इतना अनाज इसमें मिलता है। हम जब देखते हैं कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ इस तरह के सीढ़ीनुमा खेत की बनाए जाते हैं और यह भी गहन कृषि का ही एक उदाहरण है। स्थलांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थलांतरित कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है और इसे घुमंतु कृषि भी कहा जाता है। घुमंतु कृषि प्राथमिक अवस्था की कृषि है, यानी स्थलांतरित कृषि जो है ये बहुत ही प्राथमिक अवस्था की कृषि है। यह खेती उष्ण कटिबंधीय घने वनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। कृषि करने के लिए किसान सर्वप्रथम किसी वन भूमि के टुकड़े का चुनाव करता है। यानी किसान क्या करता है, पहले उसके पास अपनी जमीन ज्यादा होती नहीं है, तो पहले वो जंगल की किसी जमीन के टुकड़े का चुनाव करता है। अब जंगल है तो निश्चित है वो भूमि समतल होगी, ऐसा जरूरी नहीं। वहां पे झाड़ झंखाड़ नहीं होंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। तो वो क्या करता है कि और ऐसी जमीन पे खेती तो हो नहीं सकती, तो वो खेती के योग्य बनाने के लिए वह झाड़ झंखाड़ या घास की कटाई करता है, भूमि को खाली और स्वच्छ करता है और जो वहां पे सूखे पुराने वृक्ष है, जो झाड़ झंखाड़ मिलता है, उन वृक्षों के सूख जाने पर उन्हें जला देता है। अब जब ये जो सूखे पेड़ जलते हैं, जो घास वास जली सूखी मिलती है, सब जला दी जाती है, तो इनके जलाने पे जो उनकी राख होती है, वो राख ही खेतों में खाद के रूप में मृदा में घुल मिल जाती है। और फिर जब वर्षा आती है तो वर्षा के पूर्व बुआई करके वह किसान समय आने पर अपनी उपज या अपनी फसल प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत ही प्रारंभिक अवस्था की कृषि पद्धति है, बहुत ही बेसिक, जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी किसी तरह के आधुनिक संसाधनों का उपयोग इसमें नहीं होता है। तो जो इस स्थलांतरित कृषि में और क्या होता है कि 2-4 बार एक जमीन में खेती की जाती है, फिर उस जमीन को परती छोड़ दिया जाता है। परती छोड़ देना मतलब खाली छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें कुछ काम नहीं करते और एक नई जमीन को खेती के लिए तैयार किया जाता है। फिर वह किसान का परिवार दूसरी जमीन देखता है खेती के लिए, उस जमीन को साफ सफाई करता है, खेती के लिए तैयार करता है, वहाँ सूखे वृक्षों को और झाड़ झंखाड़ और जो खरपतवार मिला है उसको जलाते हैं। फिर उसकी राख मृदा के साथ मिलकर खाद का काम करती है और तब तक पहली जमीन जो है उसको हम लोग छोड़ चुके होते हैं, उस पर 2-4 बार खेती हो गई, फिर उसको नहीं काम करते उस पर। अब इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं, इससे क्या होता है कि पहली वाली जो जमीन है उसको इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से उसकी उर्वरता वापस लौट आए। उर्वरता मतलब उसका उपजाऊपन। इसके पहले हमने पढ़ा है मृदा पाठ में हमने पढ़ा है कि जो मृदा होती है
वो उसमें बहुत सारे जैविक और अजैविक घटक जितने होते हैं उसी से उसकी उर्वरता बढ़ती है। जब उसमें लगातार एक जमीन में खेती की जाती है तो उसमें जो फसल पैदा होती है वो जमीन से सारे पोषक तत्व खींच लेती है, तो उस मृदा की उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाती है। अब फिर से उसकी उर्वरता इतनी बढ़ जाए तो उसको 2-3 साल के लिए जमीन को खाली छोड़ देते हैं कि अब इस पे 2-3 फसल इस पे नहीं लगाएंगे। तो जो वो जमीन है वो प्राकृतिक रूप से वो भूमि अपनी उर्वरता प्राप्त कर लेती है, और तब तक क्या होता है कि दूसरी जमीन पे खेती की जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जंगल की जमीन का एक टुकड़े का चुनाव किया, इसको साफ वगैरह किया, इसको समतल किया, फिर इसको जो इसमें खर पतवार है, पुरानी घास वास, उसको साफ करके इस जमीन को खेती योग्य बनाते हैं। तो इससे प्राप्त होने वाली उपज अन्न की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होती। अब इस खेती से भी जो फसल मिलती है वो उससे पूरे घर की आवश्यकता पूरी हो जाए अनाज की, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये जो किसान लोग हैं ये शिकार भी करते हैं। यदि किसी नदी के आसपास हैं, तालाब के आसपास है, तो मछली भी पकड़ते हैं। वनों में फल और कंदमूल इकट्ठे करने का काम भी करते हैं। तो कृषि के अलावा अन्य छोटे मोटे काम भी ये लोग करते रहते हैं। और खेती के इस प्रकार में भूमि में फसल लेने की अवधि अल्प होती है, यानी खेती में हम 1, 2 या 3 ही फसल ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, भूमि को हम छोड़ देते हैं, परती छोड़ देते हैं, तो भूमि का ऊसर रहने का समय दीर्घ होता है, यानी जमीन को खाली छोड़ने का समय ज़्यादा लंबा होता है, और फसल तो हम 2 या 3 ही फसल ले पाते हैं। भूमि की उर्वरता कम होने पर 2-3 वर्षों के बाद खेती के लिए दूसरी जगह चुनी जाती है। तो एक खेती में हमने कितने साल खेती की एक जमीन पे, 2 या 3 साल, उसके बाद वो जगह छोड़ देते हैं। अब दूसरी जमीन तैयार करो तो फिर से उतनी मेहनत करो। तो ये इस तरह से ये स्थलांतरित कृषि का सिलसिला चलते रहता है। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं, स्थानांतरित या स्थलांतरित दोनों एक ही है। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें फसलों के हेरफेर के स्थान पर खेतों का हेरफेर होता है। हेरफेर होता है मतलब लोग कहते हैं ना कि एक जमीन पे एक ही फसल लगातार मत उगाओ, फसल अदल बदल के लगाओ तो जमीन की उर्वरता बनी रहती है। लेकिन स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, फसलों का हेरफेर नहीं होता, इसमें जगह ही बदल दी जाती है, खेतों का ही हेरफेर हो जाता है। खेतों का औसत आकार 0.5 से 1.5 हेक्टेयर तक होता है। कई फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों के उगाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। खेत इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत इसके। मुख्यतः खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। इसमें ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो आपके घर में खाद्यान्न के रूप में आपको उपयोग में आ सकें। अब हम देखते हैं व्यापारिक कृषि। अब व्यापारिक कृषि में हमको देखना किसके बारे में है, विस्तृत कृषि के बारे में। उसके बाद हमको जानना है बागानी कृषि के बारे में, फिर हमें जानकारी लेनी है मंडी कृषि के बारे में, और अंत में फलोद्यान कृषि के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यापारिक कृषि या कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। व्यापारिक कृषि के मुख्य 2 प्रकार हैं, विस्तृत खाद्यान्न कृषि और बागानी कृषि। अब इस प्रकार की खेती में उपज मुख्य रूप से व्यापारिक सिद्धांतों पर प्राप्त की जाती है। यानी पहला ही उद्देश्य क्या है कि हमें इस फसल का व्यापार करना है, ये उद्देश्य रखकर ही ये खेती की जाती है। तो किस फसल की हम खेती करें, कौन सी उपज ऐसी हो कि जो हम बाजार में बेच सके, उसका हमें अधिक से अधिक मूल्य मिले, यही इसका मुख्य उद्देश्य। व्यापारिक कृषि उसका पहला भाग है विस्तृत कृषि। अब जैसा कि विस्तृत, इसका शब्द ही अर्थ ही हमें बताता है इस शब्द का कि उसका अर्थ होता है विस्तार से, जिसका विस्तार बहुत अधिक हो, वो है विस्तृत कृषि। बच्चों यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हम चाहे कोई भी विषय पढ़ें, इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें, हर विषय का मूल घटक क्या है, भाषा। हमारे जिस भी माध्यम का हम ये माध्यम में हम पढ़ते हैं उसकी भाषा, चाहे हम हिंदी माध्यम में पढ़ें, मराठी माध्यम में पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ें या अन्य किसी माध्यम में, हम जिस भी माध्यम में पढ़ते हैं उस माध्यम की भाषा
हर विषय का मूल घटक होती है। अब यदि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हमारी हिंदी भाषा वो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित हर विषय में रहेगी। तो यदि हमें विस्तृत शब्द का अर्थ पता है तो हमें उसका कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आता है। तो बच्चों, यदि हम अपने हर विषय में उत्तम रहना चाहते हैं, हर विषय आसानी से समझना चाहते हैं, तो हमें भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं विस्तृत कृषि के बारे में। इस कृषि में खेती का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक होता है। अभी हमने देखा कि गहन कृषि में कि कृषि का क्षेत्रफल कितना था, 0.5 से 1.5 यानी 1.5 हेक्टेयर तक, उससे अधिक नहीं। लेकिन यहाँ 200 हेक्टेयर यानी बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र में यह खेती फैली रहती है। अब खेती का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा है, और निश्चित है जब इतना बड़ा एरिया है तो वह जो स्थान है वो थोड़ा सा रहिवासी क्षेत्रों से दूर होगा, क्योंकि जहाँ लोग रहते होंगे ऐसे रहिवासी क्षेत्रों में तो इतना इलाका, इतनी ज़मीन खुली मिलेगी नहीं। तो यह जो क्षेत्र है ये थोड़ा शहर से दूर होंगे, यहाँ जनसंख्या भी कम होगी। तो ऐसी जगह पर खेती करने के लिए यंत्रों की सहायता ली जाती है, जैसे जोताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए दवनी यंत्र, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज, और आजकल तो ड्रोन का भी उपयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एकल फसल पद्धति, यानी इसमें एक ही फसल बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जैसे गेहूं अथवा मकई की फसलें। इसके अलावा बार्ली, ओट्स, सोयाबीन की फसलें भी कुछ मात्रा में ली जाती हैं। ये एकदम कमर्शियल क्रॉप है, यानी इसकी बाजार में मांग अच्छी है और इसके हमें कीमत भी अच्छी मिलती है। तो ये जो फसल, इस पद्धति में व्यापार के उद्देश्य से इन फसलों की उपज ली जाती है। इस कृषि के लिए बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, ये तो सही है। जब 200 हेक्टेयर के एरिया में हमें खेती करनी है तो हमें उसमें मेहनत भी उतनी लगती है और उसमें पूंजी भी उतनी ही लगती है, लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। अब लागत किन चीज़ों की आती है? खाद की लागत आएगी, कीटनाशकों एवं यंत्रों की खरीदारी की लागत आती है। इतने बड़े पैमाने पर जब अनाज उत्पन्न होगा तो उस अनाज को संभाल कर इकट्ठा करके रखने के लिए गोदाम की ज़रूरत पड़ती है, और सभी जगह, एक जगह से दूसरी जगह के आवागमन के लिए, यातायात के लिए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कामों के लिए पूंजी लगती है, और कुल मिलाकर लागत इसमें ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें समस्या क्या होती है इस प्रकार की फसलों में? तो यदि सूखा पड़ गया तो एक इतनी बड़ी फसल एक साथ नष्ट हो जाती है। कीटकों का आक्रमण, जैसे टिड्डी दल का आक्रमण, हमने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ते भी हैं हम न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में, कि टिड्डी दल का आक्रमण हो रहा है। टिड्डी दल हजारों और लाखों की संख्या में वो उड़ते उड़ते आते हैं और फसल चट करके चले जाते हैं, मतलब फसल खा लेते हैं, फसल को कुतर देते हैं, और इस तरह से वो फसल बर्बाद हो जाती है। और बड़े क्षेत्र में होती है तो उतनी ज़्यादा फसल बर्बाद होती है। इसके अलावा बाजार में होने वाला उतार चढ़ाव, यानी बाजार में कभी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका भाव बढ़ जाता है। अब मान लो हमने गेहूं की फसल बड़े पैमाने पर पैदा कर ली और मार्केट में गेहूं का दाम घट गया, तो हमने तो पुराने दाम से गेहूं बोया है, उस लागत से हमने गेहूं बोया है। जब वो गेहूं की फसल कट कर आई तो मार्केट में गेहूं का दाम घट गया, तो किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये समस्याएं भी इस कृषि से जुड़ी हुई हैं। समशीतोष्ण घास के प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह औजारों का उपयोग हो रहा है फसल काटने के लिए भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे खेतों की जुताई के लिए कितने बड़े बड़े रोलर यहाँ चल रहे हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं किस तरह से बड़े से बड़े आधुनिक यंत्रों के उपयोग से ये खेती की जाती है। अब यदि हम विस्तृत कृषि के बारे में एक झलक में देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं कि इसमें हमें किस प्रकार के आधुनिक
यंत्रों का औजारों का उपयोग करना पड़ता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैक्टर है, फसल की जुताई के लिए है, कटाई के लिए अलग अलग यंत्र हैं। बहुत सारे यंत्रों के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन विस्तृत कृषि के समय इन सारे आधुनिक औजारों से, आधुनिक यंत्रों से खेती की जाती है। अब हम देखेंगे बागानी कृषि। बागानी कृषि यानी बागान शब्द से ही देखो, मैंने पहले कहा कि भाषा बहुत जरूरी है। तो बागान यानी बाग जैसे लगने वाली कृषि। अब ये कृषि कहाँ होती है, कैसे होती है? अब इसको देखने पे हमें लग नहीं रहा है ना कि ये खेती है, हमें लग रहा है कहीं के बहुत बड़ा बाग है, एकदम चारों तरफ हरियाली है। तो इस तरह की जो कृषि होती है उसे हम कहते हैं बागानी कृषि। ये बागानी कृषि क्या है, चलो देखते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग, बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि, जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगाए दिए जाते हैं और कुछ समय पश्चात से कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होते रहता है। यानी बागानी कृषि में क्या होता है कि एक बार कोई फसल लगा दी, कोई वृक्षों के बागान लगा दिए, बगीचे लगा दिए, तो थोड़े समय तक उसमें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो पौधे लगा दिए हैं, जब वो पेड़ बनते हैं उनमें से हमें उत्पादन मिलता है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और लेकिन उसके बाद कई सालों तक उन पौधों से या उन वृक्षों से हमें उपज मिलती रहती है। यह मुख्यतः व्यापारिक कृषि है जो उष्ण कटिबंध के विशिष्ट प्रदेशों में की जाती है। भारत में भी बागानी फसलें बड़े पैमाने पर की जाती हैं, और बागानी फसलों के अंतर्गत चाय, चाय के बागान हमने सुना है, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी इत्यादि मसालों की जो खेती होती है वो बागानी कृषि के अंतर्गत आती है। अभी हम देख रहे हैं चाय का बागान। इस प्रकार की जो कृषि का प्रारंभ कब हुआ भारत में? इसका प्रारंभ और इसका विस्तार मुख्यतः उपनिवेश काल में हुआ, कॉलोनियल पीरियड में। यानी एक ऐसा समय है हमारे इतिहास में, हम सब ने पढ़ा है कि उस समय साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा था, उपनिवेशवाद का विस्तार हो रहा था, और दुनिया के, यूरोप के कई देश जो थे उन्होंने एशिया के और एशिया महाद्वीप के अलावा अन्य देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों पर या अन्य देशों में भी उन्होंने कई अपने छोटे छोटे उपनिवेश बना रखे थे। जैसे भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन के पहले भारत में पुर्तगाली भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, है ना, स्पेन से भी लोग आए थे, और उन लोगों ने भी कई सालों तक भारत में अपना उपनिवेश कायम रखा। और उसके बाद जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, और उसके बाद लगातार 100 वर्षों तक धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व जमा लिया, और फ्रांसीसी, पुर्तगाली और स्पेनिश, ये सब कंपनियों को यहाँ से जाना पड़ा। केवल ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रही, और बाद में वो कंपनी भी खत्म हुई और ब्रिटिश साम्राज्य ने ही पूरा शासन हथिया लिया, और ये 1946 तक यहाँ चलता रहा। तो वो भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। ऐसे ही ये परंपरा पूरे विश्व में चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के कई देशों में ब्रिटेन का शासन था, अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में ब्रिटेन का शासन था। तो इस तरह से ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश दुनिया के हर कोने में बना रखे थे। तो बागानी कृषि को बढ़ावा ब्रिटेन के उपनिवेश काल में ही हुआ। अधिकांश बागानी कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही की जाती है। दीर्घकालिक फसलें, इसमें जो फसलें हैं वो दीर्घकालिक हैं, बड़े लंबे समय तक हमें उनसे उपज मिलती रहती है। वैज्ञानिक पद्धति का इसमें उपयोग होता है। निर्यातक्षम उत्पादन होता है, यानी उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर होता है कि उसको उस निर्यात भी किया जाता है। प्रक्रिया उद्योग आदि कारणों से इस कृषि के लिए भी बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो चाहे वो विस्तृत कृषि हो या बागानी कृषि हो, लागत हमें ज़्यादा लगती है, यानी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है, पूंजी की आवश्यकता अधिक है। बागानी कृषि के विषय में भी जलवायु और मानव संसाधन, पर्यावरण की अवनति, आर्थिक और प्रबंधकीय आदि समस्याएं होती हैं। दूसरा है मंडी बागानी कृषि,
मार्केट गार्डनिंग, ये भी बागानी कृषि का ही एक प्रकार है, मंडी बागानी कृषि। यह कृषि की और एक आधुनिक पद्धति है, ये थोड़ा और डेवलप्ड है। कैसे? और यह कृषि कैसे डेवलप हुई है? शहरीकरण के कारण इसका विकास हुआ है, क्योंकि जब शहर बसते गए, गांव से लोग औद्योगिकीकरण के कारण शहर बनते गए, उद्योग धंधे लगते गए और लोग गांव की तरफ से यहाँ पलायन करके आ गए, तो धीरे धीरे नए नगर बसे, उनका और विस्तार हुआ, शहर बने, महानगर बने। अब जब यहाँ इतनी जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनकी आवश्यकताएं भी रही, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए बाजार भी बने, और इस नए बाजार की वजह से मंडी बागानी कृषि का उद्भव हुआ, इसकी शुरुआत हुई, मार्केट गार्डनिंग की शुरुआत हुई। शहरी लोगों की मांग के कारण निर्मित बाजार की मांग को देखकर यह मांग पूर्ण करने के लिए किसान शहर के पास ही सब्जियां व अन्य पदार्थों की उपज लेता है। अब जो शहर के लोग हैं उनको भी तो खाना पीना तो उनको भी चाहिए, अनाज उनको भी चाहिए, फल फूल उनको भी चाहिए, तो किसान क्या करता है? वो शहर के पास ही सब्जियां और अन्य पदार्थ लगाता है। जैसी मांग वैसी आपूर्ति, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स का एक नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा, तो सप्लाई कम, भाव बढ़ जाता है। डिमांड कम, सप्लाई बहुत ज्यादा, भाव कम हो जाता है। तो ये मार्केट कैसे चलता है? डिमांड और सप्लाई के नियम पर चलता है, उसी रूल पर चलता है, जैसी मांग वैसी आपूर्ति। इस नियम के अनुसार बागानी कृषि नगरों की सब्जियों की मांग को पूर्ण करती है। इस कृषि का आकार छोटा होता है। इस कृषि में जल सिंचाई का उपयोग, जैविक व रासायनिक खादों का उपयोग, कम पूंजी, मानव श्रम का उपयोग, बाजार की मांग, विज्ञान व तकनीकी का उपयोग आदि घटकों का समावेश होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि शहरों के आसपास ही छोटे छोटे इस तरह से ये जगहों पे खेती की जाती है। शहर में जितने लोगों की जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के लिए उसके अनुसार यहाँ खेती होती है। इसमें भी आधुनिक संसाधनों का प्रयोग होता है। यह कृषि यातायात की सुविधाओं पर निर्भर करती है, और चूंकि इसमें सप्लाई तुरंत शहरों की तरफ करनी होती है, तो यहाँ कृषि खेती के स्थान से जहाँ हमें सप्लाई करनी है वहाँ तक यातायात की सुविधा भरपूर होनी चाहिए। शीघ्रगामी यातायात के साधनों पर इस कृषि का स्तर और मूल्य निर्धारित होते हैं। जैसा यातायात का साधन होगा उसी के अनुसार मार्केट में इनकी सब्जियों की या उत्पादन की कीमत निर्धारित होगी, और इसीलिए इस कृषि को ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। क्योंकि मान लो खेती बहुत अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ से जहाँ से हुई है खेती, उस खेत से उसे निर्धारित स्थान तक पहुँचाने के लिए आवागमन के साधन ही कुछ नहीं है, तो कैसे ये इसका क्या फायदा होगा? तो ये जो है ये शीघ्रगामी यातायात के साधनों पर निर्भर करती है, और इसीलिए इसे हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। फलोद्यान कृषि या फूलों की कृषि, फल और फूल दोनों की खेती आजकल बड़े पैमाने पर की जा रही है। यह खेती आधुनिक और पारंपरिक दोनों पद्धतियों द्वारा की जाती है। इसमें खेती का आकार छोटा होता है। प्रत्येक पौधे का व्यवस्थित पद्धति से ध्यान रखा जाता है। यह है फूलों की खेती, हम देख रहे हैं। आज भारत फूलों की खेती में बहुत ही अग्रणी देश है। फलों की खेती भी यहाँ पे की जा रही है, फलों के बगीचे लगाए जाते हैं। कितने सुंदर सुंदर फूल, झरबेरा, ये जो फूल है इसे आपने बहुत बार पुष्प गुच्छों की शोभा बने हुए देखा है, झरबेरा फूल। रजनीगंधा, लिली। तो वर्तमान समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जल सिंचाई की सुविधा, रासायनिक खादों का उपयोग और हरित गृहों का उपयोग, हमने हरित गृह के बारे में पढ़ा है इसके पहले, इन सब का समावेश इस कृषि में होता है। कौन सी कृषि में? फूलों की कृषि में। और मुख्य रूप से लिली, जरबेरा, ट्यूलिप, डेलिया, सेवंती, गेंदा, रजनीगंधा जैसे फूलों की खेती की जाती है, और बाजार में इनके अच्छे दाम भी मिलते हैं। तरह से हम फलों की बात करें तो आम हो, अंगूर है, लीची, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, संतरा, ड्रैगन फ्रूट, ऐसे अनेक देशी विदेशी फलों की खेती भी की जाती है, इनका उत्पादन किया जाता है। और महाराष्ट्र तो इसमें बहुत अग्रणी है।
महाराष्ट्र में हम देखें तो सातारा के पास महाबलेश्वर और पंचगनी, ये स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध हैं। पुणे, इसके बाद हम देखते हैं नासिक, यहाँ के अंगूर, जलगांव के केले। नासिक के पास ही हम देखें तो वहाँ पे अनार के भी हमें बहुत बड़े बागान दिखाई पड़ते हैं। फिर हम चलें नागपुर, तो नागपुर में हमें संतरे के बागान दिखाई देते हैं। और इस तरह से ये और भी इसके अलावा अनेक स्थान है महाराष्ट्र में जहाँ फलों की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। तो इस तरह से हमने कृषि के अनेक प्रकार यहाँ पर देखे, उनके बारे में संक्षिप्त यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।